नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अपने पिछले सेशन में हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश का विभाजन इस टॉपिक पर कुछ प्रश्नों को देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे और आज इस टॉपिक को हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और फिर वही एक विनम्र अनुरोध आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस आपको कैसे लगे आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा, और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं, कहीं कोई त्रुटि रह जा रही है तो आप उसको भी निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी त्रुटि स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा और अवश्य ही उन त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ये आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसका 21वां प्रश्न है। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय जब पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो उसे किसने नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर जो पहली बार जो नियुक्ति की गई थी प्रधानमंत्री की, यानी कि पहले अवसर पर, वो की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो अगर यहाँ पे गवर्नर जनरल दिया है तो आपको गवर्नर जनरल पर टिक करना है, और अगर इसकी जगह पर नाम दिया है तो लॉर्ड माउंटबेटन का आपको नाम अगर दिया है तो उस पर आपको टिक करना है। तो आपका सही जवाब है ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे तत्कालीन, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे जिस समय कि देश स्वतंत्र हुआ था। तो जब तक कि दूसरा गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं हुआ तब तक लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इसलिए जब भी ये प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अभी क्या पूछा गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और अब क्या पूछा जा रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। दोनों में फर्क है। आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगर आपके प्रश्न में दिया है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने का जो गौरव प्राप्त है वो प्राप्त है सी राजगोपालाचारी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री की बात हो रही है, यानी कि कानून मंत्री। तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो विभाजन परिषद बनी थी, तो यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, तो उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? अध्यक्षता किसकी थी? माउंटबेटन की थी। और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था ये किया था जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। तो 2 और 3 यानी कि 2 और 3 बी विकल्प में आ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, 2 तथा 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो चाहे भारत का विभाजन कहें या भारत की स्वतंत्रता कहें, तो जो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जबकि भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 1947 में
स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन सा नेता शामिल नहीं हुआ था? जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया तो देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया गया, उसके लिए अनेक सारे समारोह आयोजित किए गए। तो कोई एक नेता था, महत्वपूर्ण नेता, जो कि इन समारोहों में उपस्थित नहीं था। क्या था? शामिल नहीं था। तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद है। तो कौन नहीं शामिल था? तो जो नहीं शामिल थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्यों नहीं शामिल थे? क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो विभाजित होकर के स्वतंत्र हुआ, और ऐसे में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो उन्हीं दंगों की रोकथाम के लिए महात्मा गांधी नोआखाली में थे उस समय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, महात्मा गांधी स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में शामिल नहीं हुए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यह एक शुभ दिन था। इसी तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जिस दिन इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। यह एक शुभ दिन था। देश स्वतंत्र हो गया, संविधान बन गया, इससे बड़ा शुभ दिन और क्या हो सकता था? तो इसके लिए 2 दिन इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 26 जनवरी को लागू करने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इसी दिन 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसी तिथि की याद में या इसी तिथि को मेमोरेबल रखने के लिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन है। किसका कथन है ये आपको बताना है। विपिन चंद्र है, आर कोपलैंड है, आर.सी. मजूमदार है, पी.ई. रॉबर्ट्स है। किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये कथन है आर कोपलैंड का। आर कोपलैंड ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो भारत जो था, अनेक राज्य थे भारत में, और एक जो यूनिटी है, एक जो फिजिकल मैप की, फिजिकल बाउंड्री की, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है और हम सब एक हैं। तो वो जो यूनाइट होने वाला जो राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रीयता का पार्ट है, ये सब चीज़ें तभी आई जबकि अंग्रेज आए। क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जब पूरे भारत को ले लिया तो एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हुए और पूरे देश में जागरूकता फैल गई, और उन्हें ये लगा कि हमें जब भी आज़ादी का बात हुई या राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ तो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए हुआ। तो इसमें अगर कहा जाए तो पूरे देश को एक करने में बहुत बड़ा रोल रहा ब्रिटिश का, क्योंकि उन्होंने पूरे देश पर अधिकार किया और उनकी पॉलिसी दिल्ली से लेकर के केरला तक उनकी पॉलिसीज अप्लाई हो रही थी। तो एकता और राष्ट्रीयता का एक जो पौधा है वो इसी समय फला फूला। तो इसलिए कहा गया कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। किसने कहा? आर कोपलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? अभी राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश राज का शिशु कहा। अब दूसरा पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ऐसा कहने वाले कौन हैं? के.एम. पानिक्कर हैं, एन.एन. श्रीनिवास हैं, रजनी कोठारी हैं, योगेंद्र सिंह हैं। तो किसने कहा है ये आपको बताना है। तो ऐसा कहने वाले हैं के.एम. पानिक्कर। के.एम. पानिक्कर ने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसने संपूर्ण भारत का एकीकरण अवश्य किया। तो ये कथन के.एम. पानिक्कर का ही है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट पूछा जा रहा है। तो जो ब्रिटिश सम्राट थे वो थे जॉर्ज सष्टम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, जॉर्ज सष्टम। और जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, तो उस दिल्ली दरबार जो लगाया गया था वो जॉर्ज पंचम के सम्मान में ही लगाया गया था। जब वो राजा बने थे, सम्राट बने थे, तो उन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया था। और ये तीसरा दिल्ली दरबार था। तो ये जॉर्ज पंचम, वही जॉर्ज पंचम है। और ये भारत आए थे। और साथ ही साथ 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार जनगण मन का गान किया गया था, उस अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था। एडवर्ड सप्तम, इनके समय में दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। और दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 में, जबकि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। और दूसरा दिल्ली दरबार जिनके सम्मान में लगाया गया था वो थे एडवर्ड सप्तम। तो यहाँ पर तीनों महत्वपूर्ण है। जॉर्ज पंचम के सम्मान में दूसरा दिल्ली दरबार, और एडवर्ड सप्तम के समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज सष्टम के समय देश की स्वतंत्रता हुई। और अगर दिल्ली दरबार के संदर्भ में बात करें तो अब तक कुल 3 दिल्ली दरबार लगाए गए थे। एक पहला लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लगाया गया था, जबकि महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश साम्राज्य घोषित किया गया था, तो उनके सम्मान में। दूसरा दिल्ली दरबार एडवर्ड सप्तम के सम्मान में 1903 में। और तीसरा दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में। तो ये यहीं पर दिल्ली दरबार की भी बात हम लोगों ने कर ली। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जॉर्ज सष्टम के समय ही देश स्वतंत्र हुआ था, या देश की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश सम्राट थे वो थे जॉर्ज सष्टम। तो यहाँ पर आकर के हमारे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूरे हो जाते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य संदर्भ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।